नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। भारत और नेपाल के रिश्ते, इंडो नेपाल रिलेशनशिप पर जब बात होती है तो कहा जाता है कि बहुत पुराना रिश्ता है। वो रिश्ता जो कि लगातार और प्रगाढ़ होता जा रहा है, मजबूत हो रहा। बीच में कुछ कमियां आती हैं, अप्स डाउन होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि पारिवारिक संबंध भी हैं, शादियां भी होती हैं और राम और सीता का एक कनेक्शन भी है। हमारे साथ भारत नेपाल सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार वैद्य जी इस वक्त मौजूद है हिंदी खबर के स्टूडियो में। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। नमस्कार अशोक जी। बहुत पुराना रिश्ता है नेपाल का और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत नेपाल सहयोग मंच के। सहयोग मंच जो है ये क्या कर रहा और कितने रिश्ते और मजबूत हो रहे इसके जरिए? ये सहयोग मंच नेपाल भारत के रिश्तों के अंदर में रिश्ते कैसे मजबूत हो उसके ऊपर में कार्य करता है। ये सहयोग मंच लगभग 25 वर्ष में आज प्रयास कर चुका है और संबंधों कैसे सुदृढ़ हो नेपाल भारत के, उसके ऊपर में हमेशा कार्य करता रहा है। कहा जाता है कि जो रिश्ता है भारत और नेपाल का, भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है और आर्थिक भी है। 4 आयाम है। उसके अलावा सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है नेपाल भारत के लिए और भारत नेपाल के लिए। इस रिश्ते को अगर हम देखें तो शुरुआत में चाहूंगा कि चूंकि संस्कृति का जिक्र बार बार होता है और सांस्कृतिक देश दोनों कहे जाते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते क्या हैं ये और ये कितने और मजबूत हुए हैं पिछले कुछ सालों में, भारत की सरकार के जरिए या नेपाल की सरकार के जरिए, वहां के लोगों के जरिए? देखिए, नेपाल और भारत के संबंध आज के नहीं, प्राचीन काल के त्रेता युग से संबंध है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, आप धार्मिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, हमारी भाषा एक है, हमारे संस्कार एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी लिपि एक है। रोटी बेटी का संबंध भी कहा जाता है, राम सीता का संबंध है, गंगा और हिमालय का संबंध है, पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ का संबंध है, और बुद्ध और महावीर का संबंध है, अहिंसा का संबंध है। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, भगवान महावीर का जन्म बॉर्डर के अंदर में बिहार में वैशाली हुआ। ऐसे हमारे बहुत सारे इससे मुक्तिनाथ का संबंध है, अक्षरधाम का संबंध, ऐसे बहुत सारे हमारे संबंध है। ऋषि वेद व्यास का जन्म नेपाल में हुआ, 2 तीर्थंकरों का जन्म, मल्लीनाथ और नमीनाथ का जन्म नेपाल में हुआ। ऐसे हमारे बहुत सारे रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत संबंध बहुत मजबूत है, सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, रिश्तेदारी है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। मतलब जो मैं अभी शुरुआत में मैंने कहा कि सालों का संबंध है, तो आपने उसको ऐसे कहा कि ये सालों का संबंध नहीं बल्कि ये युगों का संबंध है। आपने उसे सीधे त्रेता युग से जोड़ दिया। अब जब इसका जिक्र हो रहा है तो मौजूदा दौर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति के लिए एक शिलालेख भी पहुंचा है, अयोध्या पहुंच चुका है। रास्ते में जैसे जैसे वो गुजरता रहा, लोग दोनों तरफ सड़कों पर खड़े होकर जय घोष करते रहे। जरा शिलालेख के बारे में बताइए। कह रहे हैं कि 6 करोड़ साल पुराना है शिलालेख और कहते हैं कि कण कण में राम है, और इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे बताया गया कि शालिग्राम के कण से राम है। ऐसा है कि कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, वो कण कण में राम ही है। वो वास्तव में वो शिला जो है वो देव शिला है, भगवान विष्णु का साक्षात अवतार है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी उसका दर्शन करने का और उसकी आरती करने का मौका मिला। ये जो शिला जो यहाँ से काली गंडकी से नेपाल से होकर के अयोध्या पहुंची है, जनकपुर में उसके पूजा भी हुई, भव्य पूजा हुई, भव्य आरती हुई, सीतामढ़ी होकर के वो अयोध्या से पहुंची है। तो एक नया नेपाल और भारत संबंधों में एक नई आधारशिला रखी गई, जैसा मैं महसूस करता हूँ। रामायण काल तो हम लोगों ने देखने नहीं पाया, लेकिन आज हम हमारे बच्चों को बोल सकते हैं कि ये शिला राम यहाँ से जा रहे थे, हमने उनके साक्षात दर्शन किए। आज वो मूर्ति से उस शिला से सीधे भगवान राम की मूर्ति बनेगी, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और नेपाल भारत के रिश्तों में एक सूत्रपात, नया आयाम साबित होगा। कैसा था जब ये शिला वहां से आने की बात हुई, तय किया गया कि वहां से शिला लाई जाएगी क्योंकि रिश्ता है, तो उस वक्त नेपाल के लोगों में क्या था? आप लोग तो वहां पर रहते हैं, बातचीत करते हैं। नेपाल के लोगों में काफी उत्साह था। भगवान श्री राम के ससुराल से एक शिला जा रही है, भगवान राम साक्षात जा रहे हैं। लोग काफी उत्साहित थे। रास्ते में भव्य स्वागत हुआ, नगाड़ों के द्वारा स्वागत हुआ, जगह जगह आरती हुई, जय श्री राम के जय घोष से स्वागत हुआ, बहुत भव्य स्वागत हुआ। काफी लोग उत्साहित थे, जैसे रामायण में वातावरण लग रहा था, ऐसा लग रहा था।
हमने संस्कृति पे बात की, रिश्ते पर बात कर ली, अब उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं कि सांस्कृतिक पर्यटन का बड़ा जिक्र हो रहा है। आपसे भी मेरी बातचीत जब हो रही थी तो आपने बताया कि सांस्कृतिक पर्यटन के लिए कुछ चीजें सर्किट के तौर पर डेवलप की जा रही है। ट्राई सिस्टर समथिंग कुछ ऐसा था जिसका जिक्र हो रहा था कि वहां पर अगर ये सर्किट डेवलप हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें अयोध्या का भी जिक्र है, उसमें बनारस का भी जिक्र है। इस सर्किट के बारे में जरा बताएंगे कि हाँ, सांस्कृतिक पर्यटन को कितना बढ़ावा इससे मिल जाएगा। देखिए, सांस्कृतिक पर्यटन बढ़ावा देने के लिए सम्मानीय प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी का जब जनकपुर भ्रमण हुआ था, उससे पहले रामायण सर्किट की बात चल रही थी, उससे पहले बौद्ध सर्किट की बात चल रही। रामायण सर्किट जनकपुर और अयोध्या के बीच में एक कड़ी है, बौद्ध सर्किट जो लुम्बिनी और गया के बीच में एक कड़ी है। उसी कड़ी में मोदी जी ने अपने मंतव्य में जनकपुर में कहा था, जैन सर्किट की बात की थी। वहां पर जनकपुर नेपाल के अंदर में दो तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, नमीनाथ और मलीनाथ। ये तीनों सर्किटों की बात चल रही है, लेकिन जिस स्पीड से काम आगे बढ़ना चाहिए उस स्पीड से अभी काम आगे नहीं बढ़ पाया है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। ये तीनों सर्किट बनने से दोनों देशों के बीच में एक पर्यटन का बहुत बड़ा आगमन होगा। और मैं तो कहता हूं कि कनेक्टिविटी, दो देशों के संबंधों में कनेक्टिविटी सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो, हाँ, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो। ये जो आपने कहा कि अभी जितना तेजी से होना चाहिए था नहीं हो पाया, उसमें विलंब कहां से? दोनों देशों की तरफ से, एक की तरफ से है, कुछ और टेक्निकल दिक्कत है? नहीं, उसमें बातचीत चलती रहती है। दो बार सम्मेलन भी हुआ था और उस सम्मेलन में मैं भी भाग लिया था। बीच में कोरोना काल भी आ गया था, जैसे रेल का विस्तार रुका हुआ था, रेल भी चालू हो गए जनकपुर और उसके बीच के अंदर में। और कनेक्टिविटी का महत्व ये है कि दो देशों के संबंधों में सबसे बड़ी भूमिका कनेक्टिविटी रहती है। कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो लोगों का आगमन अच्छा होगा और उससे आर्थिक मजबूती भी मिलेगी, दोनों आर्थिक मजबूती भी मिलेगी और एक धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। मैं उदाहरण के लिए रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है और चाहे एयर कनेक्टिविटी, जितना ज्यादा कनेक्टिविटी, जितना ज्यादा आगमन, उतने ज्यादा संबंध विस्तार होंगे। और मैं तो कहता हूं कि दोनों देशों की संस्कृति एक है, धर्म एक है, सारा कुछ एक है, तो क्यों ना एक दोनों देशों के बीच में एक नेपाल भारत या भारत नेपाल ज्वाइंट पर्यटन बोर्ड गठन कर दिया जाए, जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में पर्यटन का, धार्मिक पर्यटन का, सांस्कृतिक पर्यटन का भी आगमन बढ़े। इसके लिए आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे होंगे, दोनों ही सरकारों से बातचीत कर रहे होंगे। मैं तो जब भी कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है नेपाल भारत संबंधों के बारे में, उसमें हमेशा ये बात रखता हूं और ये बात आगे भी रखता रहूंगा। और मैंने सुझाव भी भारत के दूतावास को भी सुझाव दिया है कि हम लोग इसके ऊपर काम करें। नेपाल के अर्थ मंत्री से पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात थी, मैंने उन्हें भी सुझाव दिया था कि पर्यटन बढ़ाने के लिए हम लोग को एक नेपाल और भारत के बीच में एक नया पर्यटन बोर्ड गठन कर देना चाहिए, कि दोनों की हमारे भौगोलिक स्थिति एक है, हमारे संस्कार एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी भाषा एक है, हमारी लिपि एक है। जो 3 सिस्टर सिटी समझौते की मैं बात कर रहा था, तो काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया और जनकपुर अयोध्या, इन तीनों का बन जाना कितना बड़ा व्यवसायिक तौर पे, सांस्कृतिक पे तो होगा ही, धार्मिक पे तो होगा ही, व्यवसायिक तौर पे, आर्थिक तौर पर बदलाव ला सकता है भारत के लिए भी और नेपाल के लिए? ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे अपने काठमांडू और काशी विश्वनाथ की बात हो रही है, जनकपुर अयोध्या की बात हो रही है, लुम्बिनी गया की बात हो रही है। मैं 3 ट्विन सिटी के साथ साथ में मैं एक ट्विन सिटी और जोड़ना चाहूंगा। मैं सीमा पर रहता हूँ बीरगंज में, और रक्सौल हमारा बॉर्डर है भारत का, और रक्सौल और बीरगंज के बीच में भी हम एक ट्विन सिटी का काम कर रहे हैं। और दोनों नेपाल का मुख्य प्रवेश द्वार है, हम कहेंगे तो नेपाल के गोल्डन गेट कहते हैं उसको, वहाँ शंकराचार्य का प्रवेश द्वार है। आपने देखा, धर्म की संस्कृति की बात है तो आपको आश्चर्य होगा, नेपाल के सीमा के ऊपर में बहुत बड़ा शंकराचार्य द्वार है। शंकराचार्य जी वहाँ आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, शंकराचार्य द्वार से प्रसिद्ध है। तो रक्सौल और बीरगंज के बीच में हम ट्विन सिटी की बात करते हैं। चलिए, ये उम्मीद है कि सरकारें आपस में आपका जो सुझाव है, जो आप लोगों ने प्रस्ताव तय किया है, दिया है, उस पर विचार करेंगी, जल्दी कुछ उसका परिणाम भी निकल कर आएगा। अब जरा सामरिक दृष्टिकोण के हिसाब से बात कर लेते हैं कि नेपाल चूंकि 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, उसकी सीमाएं हिमालयन अगर बेल्ट की हम बात करें तो चाइना और भारत के बीच में नेपाल की स्थिति है। बीच बीच में हमारे रिश्तों में कुछ अप्स डाउन आते रहते हैं। अभी क्या स्थिति है, रिश्ते कितने प्रगाढ़ हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जब पशुपतिनाथ गए थे तो वहां पर हमने देखा नारेबाजी भी हुई थी और एक बड़ा अद्भुत नजारा था, लेकिन थोड़े से रिश्ते बाद में तल्ख हुए। ये क्या हुआ और फिर कैसे बैलेंस हुआ? ऐसा है कि रिश्तों के अंदर में कभी कभी
खटास आ जाती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, भारत और अमेरिका के रिश्ते भी खराब थे, भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए, और चाइना और भारत के रिश्ते भी किसी समय में खराब थे, चाइना भारत के रिश्ते मजबूत हुए, आज फिर खटास आ गई। संबंधों में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन संबंध में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और अभी हम वर्तमान स्थिति में आते, नेपाल और भारत के संबंध बहुत मजबूत है। आपने अभी देखा होगा कि भारत का राष्ट्रीय बजट आया, उसके अंदर नेपाल के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने कुछ पहले से बजट को काफ़ी कुछ बढ़ा के दिया है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण तो ये देवशिला का है, जो नेपाल से काली गंडकी से होकर अयोध्या जो पहुंची है, वो सबसे बड़ा एक आधारशिला संबंध का है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा। और आपने जैसा बजट का कहा तो 6.8 पहले था, उसमें बढ़ोतरी करके 8.8 कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो मेरा सवाल था कि रिश्तों में अप डाउन आना, जो आपने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, होता भी है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भारत और नेपाल की सामरिक मजबूती है रिश्ते के तौर पर, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे यहाँ सेना में गोरखा रेजिमेंट, उसमें नेपाल के तमाम जिलों से बच्चे लिए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत ही सशक्त मानी जाती है। और कहा जाता है कि वो ना सिर्फ बहुत ईमानदार हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं माइंडसेट के हिसाब से भी। चाइना और नेपाल, ये दो अलग अलग करके हम देखें, सिर्फ नेपाल और भारत के रिश्ते को वो कितना मजबूत होना चाहिए, बफर जोन कहा जाता है वो। अगर चाइना कुछ ऐसा करता है तो नेपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा है कि रिश्ते की अब सामरिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो नेपाल की जो गोरखाज है, भारत के नहीं पूरे विश्व के सुरक्षा के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज चाहे भारत के राष्ट्रपति जी की सुरक्षा के ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन के राजा चार्ल्स की सुरक्षा के दृष्टिकोण ले लीजिए, ब्रुनेई के सुल्तान के लीजिए, पूरे विश्व में शायद ही कोई जो सरकार के प्रमुख हैं उनकी सुरक्षा में आपको गोरखा ही मिलेंगे। और भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जब नेपाल भ्रमण हुआ था, उन्होंने वहाँ खुद कहा था कि भारत की सुरक्षा के अंदर में जो हिमालय के ऊपर में सुरक्षा है, जो पहाड़ के ऊपर में ऊंची चोटी पर टप्पू पर सुरक्षा है, उसके अंदर में गोरखा रेजिमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कोई व्यक्ति, कोई सैनिक कहता है कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं कहूंगा वो गोरखा है। बड़ी बात है। और शायद इसीलिए ये शब्द मेरे नहीं, प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द हैं, खुद उन्होंने कहा। बिल्कुल सही बात है। अब इसीलिए शायद हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ युगों का रिश्ता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे दोनों देशों की सीमाएं भी ऑलमोस्ट खुली हुई हैं, लोगों का आना जाना निरंतर चलता रहता है। उस बीच में एक चीज और आती है कि जो निवेश का पहलू है, भारत का निवेश नेपाल में उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि आप लोग व्यावसायिक तौर पर भी इन तमाम चीजों से जुड़े रहते हैं, तमाम कंपनीज हैं, तमाम फर्म्स हैं, उसके अलावा इंजीनियर, डॉक्टर, लेबर वर्क, ऐसे तमाम सेक्टर हैं। तो भारत की स्थिति के हिसाब से क्या है नेपाल में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के सबसे ज़्यादा लगानी अगर बात करेंगे नेपाल में, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत का है। कुछ फैक्ट्रियां वहाँ पर, उसमें फैक्ट्रियों में लगानी है, कारखानों में लगानी है। उसके साथ साथ कई हाइड्रो प्रोजेक्ट के अंदर में जो परियोजनाएं बड़ी बड़ी चल रही है, उसमें भारत की सबसे ज़्यादा लगानी है। लेकिन फिर भी नेपाल और भारत के व्यवसाय की बात करते हैं तो नेपाल को लगभग 9 गुना व्यापार घाटा है। उस घाटे की कैसे पूर्ति की जाए, उसके लिए भी एक गंभीर पहलू का विषय है। तो उस पर आप लोग कुछ विचार कर रहे हैं? वो घाटा क्यों हुआ, उसका कोई पर्टिकुलर कारण था? उस पर आप लोगों ने कुछ आगे के लिए प्लान किया है ताकि वो जल्द से जल्द कवर अप हो पाए और वो बढ़े, ना कि घटे? उसके लिए देखिए, दोनों सरकार को प्रयास करना होगा। भारत सरकार को भी ऐसो नेपाल के आयात के लिए कुछ ऐसो खुला करना होगा। कई सारे वस्तुएं आयात में रोक लगी हुई है, उसको खुला करना होगा। और साथ साथ में भारत में जैसे जल विद्युत परियोजनाएं बड़ी बड़ी आ रही है, आखिर ऐसो एक्सपोर्ट भारत को ही होना है, और जब एक्सपोर्ट होगी तो व्यापार घाटा स्वाभाविक है, कम होगा उसमें। जब आपने विद्युत की बात की, जल विद्युत की बात की, तो भारत में 12मासी के हिसाब से अगर देखें तो कई ऐसी नदियां हैं जो कि आश्रित है, और या फिर उनका ओरिजिन नेपाल में ही है और उन पर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। क्या कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए आप लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं? क्या दोनों सरकारें पहल कर रही हैं, या व्यवसायिक तौर पर आप लोगों ने कभी सोचा कि हाँ ये करना चाहिए, प्रपोजल देना चाहिए? देखिए, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी नेपाल भारत के बीच में समझौता दस्तखत हो चुके हैं और उसके ऊपर में काम चल रहा है। बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक में काम चल रहा है उसके ऊपर में। खुद अशोक जी अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें क्या चाहते हैं कि हाँ कम से कम जो भारत की तरफ से, चूंकि भारत एक बड़ा देश है,
नेपाल एक छोटा देश है, तो भारत की तरफ से कम ऐसी पहल हो कुछ अलग अलग क्षेत्र में जिसका फायदा भारत को भी मिले, रिश्तों को भी मिले, नेपाल को भी मिले। ऐसा है कि जैसे मैंने पहले कहा था, ये पर्यटन क्षेत्र में कनेक्टिविटी में दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बाई रोड की, बाई रेल की, बाई एयर की। भारत और नेपाल के बीच में जैसे रक्सौल और काठमांडू के बीच में रेल प्रोजेक्ट की बात चल रही है, जी, कितना जल्दी उसका डीपीआर तैयार हो जाए और उसके बाद उस काम को आगे बढ़े, तो वैसे भारत को भी नेपाल के विकास के अंदर में खुले दिल से थोड़ा आगे आना होगा। भारत हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में कई जगह काफ़ी सहयोग करता रहा है। हजारों विद्यार्थी नेपाल के महात्मा गांधी छात्रवृत्ति के अंदर में अध्ययन करते रहते हैं, स्कॉलरशिप के अंदर में अध्ययन करते रहते हैं। तो भारत नेपाल की बात करते हैं, वैसे देखा जाए तो दो शरीर एक जान कर सकते हैं। तो हम लोग क्यों ना नेपाल का भी ज़्यादा विकास हो, भारत को उसके अंदर में अहम भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि वो काफ़ी सहयोग कर रहा है, उसको और खुले दिल से सहयोग करना चाहिए। ये जब आपने कहा कि खुले दिल से सहयोग करना चाहिए, सहयोग हो रहा है। कई बार हमने देखा चूंकि नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आपदा का संकट हमेशा ही बरकरार रहता है। हिमालयन बेल्ट है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है कि भी नई श्रृंखला है, वो उसमें उतार चढ़ाव चलता ही रहेगा। तो कई बार भारत की तरफ से मानवीय सहायता भी दी जाती है, दी भी गई थी। अब यहां पर मौजूदा दौर में क्या इसको लेकर कोई ऐसी ट्रीटी हो रही, कोई ऐसा संधि करने की कोशिश की जा रही है कि हां ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले भारत की तरफ से ही पहल हो और नेपाल की तरफ से जो जरूरतें भारत की सीमाओं की सुरक्षा की हैं, जिसमें कई बार ऐसा कहा गया कि चाइना दखल दे रहा है, बहुत अंदर तक घुस गया है, बॉर्डर तक आ गया है, तो उन चीजों को बैलेंस भी रखा जा सके। रिश्ते तो मजबूत है, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसे देश हैं, खासतौर से चाइना, जो कि अड़चन पैदा करने की फिराक में हर वक्त रहता है। देखिए, ऐसा है कि भारत और नेपाल के इतने मजबूत संबंध है और सहयोग की जहाँ तक बात है, जब नेपाल में महाभूकंप आया तो सबसे पहले भारत नेपाल के साथ में खड़ा था। बिल्कुल। जब बाढ़ भी आती है तो सबसे पहले भारत सहयोग में खड़ा रहता है। जब घर में आग लगती है तो सबसे पहले पड़ोसी बुझाएगा, जो नजदीक में पड़ोसी है वही बुझाएगा, दूर का पड़ोसी नहीं बुझाएगा। बिल्कुल। ये नेपाल, भारत और चीन के बीच की बात आती है तो कई सारे कुछ मीडिया लोग जो है, वो कई लोग, कुछ मीडिया लोग, उनकी आदत है दुष्प्रचार करने की। हम हमेशा सकारात्मक बात करें, नेपाल भारत के संबंध कैसे मजबूत हो, हम दूसरे देश की बात नहीं करें। हमारे संबंध रोटी बेटी के संबंध है, हमारे संबंध धार्मिक संबंध है, हमारे संबंध सांस्कृतिक संबंध है। उस संबंध को कैसे मजबूत हो, उसमें तीसरा देश कोई दखल नहीं दे, ये बात होनी चाहिए। आज अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले, कोई दुर्घटना होती है सबसे पहले भारतीय सहयोग में आगे आएगा, और भारत में भी कभी कभी घटना हो जाती है, नेपाल हमेशा उसके सहयोग के लिए तैयार रहता है। अच्छा, जब हम घूमने फिरने की बात करते हैं कि नेपाल कोई घूमने जाए तो पोखरा का जिक्र होता है, वहां पर बहुत खूबसूरत है। नहीं लगता है कि हाँ, इसके लिए कुछ और अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी भी वहां पर जाए? हालांकि बहुत महंगा नहीं नेपाल, लेकिन फिर भी सबके बस का नहीं है, या फिर हर आदमी विचार नहीं कर पाता है। उसके लिए अगर आपस में कोई ऐसी चेन बने तो पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा होगा, रोजगार निवेश के हिसाब से होगा। बहुत सारे भारत के लोग वहां पर हैं, बहुत सारे नेपाल के लोग भारत में हैं, तो ये चीजें डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। सबसे बढ़िया तरीका तो मैंने बताया, एक ज्वाइंट पर्यटन बोर्ड गठन हो और नेपाल भारत के बीच के अंदर में एक फास्ट ट्रैक स्थापित हो। इस फास्ट ट्रैक के अंदर में कैसे क्या डेवलपमेंट करना है, उससे बहुत सारी परियोजना होती है, परियोजना डिक्लेयर हो जाती है। अब वो भारत सरकार की कमी कमजोरी कहें या नेपाल सरकार की कमी कमजोरी है, वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक वो चलती रहती है। वो आज भी जैसे वहाँ पर ऐसो ये जो सड़क चल रहा है, सड़क का काम चल रहा है, वो 30 वर्षों से चल रहा है। अब हुलाकी राजमार्ग बोलते हैं उसको, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो नेपाल सरकार के तरफ से भी कई बार बाधाएं आ जाती है, कभी भारत सरकार की तरफ से बाधाएं। तो हम एक फास्ट ट्रैक से कैसे उस प्रोजेक्ट को समय में संपूर्ण कर सकें, वो हम उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सुझाव है, इसलिए मैंने फिर से सवाल आपसे पूछा था कि आपने बताया कि बोर्ड का बन जाना बहुत जरूरी है। कुछ योजनाएं थी, लेकिन ठंडे बस्ते में, दोनों सरकारों की वजह से, दोनों देशों के थोड़ा ढीले रवैये की वजह से शायद वो ठंडे बस्ते में है। जब सीमा का मैं जिक्र कर रहा था तो उसमें जहां तक मेरी जानकारी, आप उस पर ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि नदी, कोई सिरसिया नदी है, उसका कुछ विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? ये नहीं, विवाद कुछ नहीं है। सिरसिया नदी नेपाल से होकर के निकलती है,
उसके अंदर में सिरचा नदी की सफाई की बात चल रही है, उसमें कुछ प्रदूषण ज़्यादा हो गया, उसके अंदर में सीमा से लोगों की आवाज़ उठती रहती है। तो सिरचा नदी का मैं बता देना चाहता हूँ, सिरचा नदी पे काफ़ी काम भी हो रहा है। सिरचा नदी का नाम जो है एक्चुअल में वो माता सीता के नाम से। अच्छा। माता सीता जब वाल्मीकि आश्रम में थी, अपने दोनों पुत्रों को, लव और कुश को, उस नदी में स्नान कराती थी। अच्छा। वो नदी बहुत पवित्र थी। उस नदी का नाम था श्री सिया। श्री सिया। बाद में अपभ्रंश होकर के उसका नाम हो गया सिरसिया। तो वो नदी ऐसा बहुत प्रदूषित हो गई है। उसके अंदर में शहरों के गंदे नाले भी जुड़े हुए हैं, कुछ कल कारखानों के दूषित पदार्थ भी उसके अंदर में जा रहे हैं। इसकी वजह से एक जमाना था जब उस नदी में कोई स्नान करता था उसके कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। आज उस नदी के अंदर में नहाने की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ छठ की पूजा भी नहीं कर पाते। उसके लिए दोनों देशों के बीच में सहकार्य चल रहा है और नमामि गंगे की तहत में रक्सौल के लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार उसके अंदर कोई बड़ा बजट देके उस नदी का सफाई करवाए उसके लिए। और नेपाल सरकार भी उसमें प्रयास करे, खास करके बीरगंज महानगर पालिका इसमें अंदर में पिछले हफ्ते हम लोग की एक बैठक हुई थी, उसके अंदर में बीरगंज महानगर पालिका और बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ मिल करके उसमें सहकार्य करे, कैसे नदी को प्रदूषण से बचाया जाए, कैसे नदी को निर्मल बनाया जाए, उसके ऊपर में कार्य चल रहा है। अशोक जी, अब आखिरी में सिर्फ इतना ही पूछूंगा आपसे कि हिंदी खबर के जरिए आप क्या कहेंगे कि दोनों देशों का रिश्ता जो कि बहुत मजबूत है, बहुत पुराना है, लेकिन उसमें नए आयाम देने की जरूरत है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाने की, जैसा आपने कहा पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। तो ये कुछ ऐसे फोकस एरिया है जो आपको भी लगता है कि हाँ, आप लोगों को भी उसमें पहल करनी चाहिए, सरकारों को भी पहल करनी चाहिए, प्राइवेट बिजनेसमैन जो है उनको भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि उसका लाभ युवा वर्ग को खासतौर से मिल पाए। सबसे पहले तो मैं हिंदी खबर को मेरा इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और नेपाल और भारत के रिश्तों में आपने जो इंटरव्यू लिया है तो उसका एक सार्थक दोनों देशों को लाभ मिले और दोनों देशों को जोड़ने में आपने जो अहम भूमिका निभाई है एक इंटरव्यू के मार्फत, तो उसके अंदर में कम से कम पर्यटन क्षेत्र को कैसे दोनों देशों के बीच, नेपाल और भारत के बीच में पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले और कैसे ज़्यादा पर्यटक एक दूसरे के देश में आए जाएं, जिससे ऐसे संबंध और मजबूत होंगे। और संबंधित कड़ी में आपने बहुत सारे प्रश्न छुए हैं और ये अभी देवशिला भी आई है और मेरे जानकारी अनुसार 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। हमारी पूरे भारतवासियों को इस आपके चैनल के मार्फत से बहुत बहुत शुभकामना है। दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत रहे, नेपाल भारत मैत्री अमर रहे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत शुक्रिया अशोक कुमार वैद्य जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कई अलग अलग जो क्षेत्र थे उनसे जुड़े हुए जो सवाल थे उन पर अपनी राय रखने के लिए, और सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने कहा कि हम नकारात्मकता क्यों जिए, उस भाव में क्यों जाए, हम सकारात्मक बात क्यों न करें। और बीच बीच में भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर अगर वो चाहे मीडिया जगत हो या कोई और सेक्टर बात करता है, कोई और उस पर नकारात्मक बात करता है, तो वहां पर भी अशोक जी का कहना है कि रिश्ते हमारे युगों युगों के हैं, वो अच्छे हैं और बेहतर हो रहे हैं और बेहतर होंगे, लेकिन सरकारों को कुछ काम थोड़ा गति बढ़ाकर करना होगा तो उसका फायदा दोनों देशों को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अशोक जी। नमस्कार।